कालू। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक और नया अध्याय पढ़ने वाले हैं। अध्याय का नाम है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। बच्चों, आज हम इस अध्याय का पहला भाग पढ़ेंगे। इस अध्याय को पढ़ने से पहले देख लेते हैं आज की इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम वन और वन्य प्राणी, वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार, प्रशासकीय दृष्टि से वनों का वर्गीकरण तथा वन और वन्य जीवों का ह्रास इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। वन और वन्य प्राणी मानव जीवन के प्रमुख हमसफर हैं। वन पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच जैसा है। यह केवल एक संसाधन ही नहीं बल्कि पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक है। हमारा इनसे अर्थात इन वन और वन्य प्राणियों से अटूट संबंध है। वास्तव में वन प्रकृति का एक अमूल्य उपहार है। वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो पेड़ पौधों और झाड़ियों के द्वारा आच्छादित होते हैं। वे वन जो स्वतः विकसित होते हैं उन्हें प्राकृतिक वन कहा जाता है तथा जो वन मानव द्वारा विकसित किए जाते हैं वे मानव निर्मित वन कहलाते हैं। इन्हें वानिकी भी कहा जाता है। वन जैव विविधताओं का आवास होता है। बच्चों, सृष्टि के आरंभ से ही मानव इसके आंचल में पोषित होता रहा है। वन एवं वन्य प्राणी मानव के लिए प्रतिस्थापित होने वाला संसाधन है। यह इस जीवमंडल में सभी जीवों को संतुलित स्थिति में जीने के लिए अथवा संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में सर्वाधिक योगदान देता है, क्योंकि सभी जीवों के लिए खाद्य ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत वनस्पति ही है। भारत में वन एक महत्वपूर्ण संसाधन है। यहाँ के लोग आरंभ से ही वन प्रिय रहे हैं, जिसका प्रमाण हमें धार्मिक ग्रंथों तथा लोक कथाओं में भी देखने को मिलता है। किंतु वर्तमान समय में विकास की दौड़ में हमने अपने अतीत के सभी गौरवशाली परंपराओं को नकार दिया। हम वन और वन्य प्राणियों के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं और तेजी से इन संसाधनों का विलोपन करते जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार जानते हैं। वन विस्तार के नजरिए से भारत विश्व का 10वां देश है। यहाँ करीब 68 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है। इसके अलावा रूस में 809 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र है, जो कि विश्व में प्रथम है। बच्चों, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1948 में विश्व में 4 अरब हेक्टेयर वन क्षेत्र था, जो कि 1963 में घटकर 3.8 अरब हेक्टेयर हो गया। लेकिन 2005 तक फिर इसमें सुधार आया और यह 3.95 अरब हेक्टेयर हो गया। इसी तरह भारत के उपग्रह ली स्तुति की 10वीं रिपोर्ट 2005 के अनुसार देश में कुल 67.71 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 20.60% है। वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों को 5 भागों में रखा जा सकता है। पहला है अत्यंत सघन वन। भारत में इस प्रकार के वनों का विस्तार 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.66% है। असम और सिक्किम को छोड़कर सभी पूर्वोत्तर राज्य इस वर्ग में आते हैं। इन क्षेत्रों में वनों का घनत्व 75% से अधिक है। अगला है सघन वन। ये वन 73.60 लाख हेक्टेयर भूमि में फैले हुए हैं, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3% है।
हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रकार के वनों का विस्तार है। यहाँ पर वनों का घनत्व 62.99% है। अगले वन है खुले वन। 2.59 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर इस वर्ग के वनों का विस्तार है। यह कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.2% है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा और असम के 16 आदिवासी जिलों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। असम के आदिवासी जिलों में वृक्षों का घनत्व 23.89% है। अगला है झाड़ियां एवं अन्य वन। राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल के मैदानी भागों में वृक्षों का घनत्व 10% से भी कम है, इसलिए इन क्षेत्रों को भी इसी वर्ग में रखा जाता है। इसके अंतर्गत 2.45 करोड़ हेक्टेयर भूमि आती है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 8.68% है। अगले वनों के रूप में मैंग्रोव वन प्रसिद्ध है। विश्व के तटीय वन क्षेत्र का मात्र 5% क्षेत्र अर्थात 4,500 किलोमीटर क्षेत्र ही भारत में है, जो समुद्र तटीय राज्यों में फैला हुआ है। इसमें आधा क्षेत्र पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में है। इसके बाद गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 0.14% क्षेत्र ही मैंग्रोव वन है। प्रशासकीय दृष्टि से भी वनों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बात करते हैं आरक्षित वनों की। जो वन जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हें आरक्षित वन कहते हैं। इनमें न तो लकड़ियां काटी जा सकती हैं और न ही कोई पशुचारण होता है। बाढ़ नियंत्रण, भूमि संरक्षण, मरुस्थल प्रसार को रोकने तथा जलवायु नियमित रहने हेतु इसकी आवश्यकता होती है। वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए आरक्षित वनों को सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किए गए हैं। अगला है रक्षित वन। इस वन क्षेत्र में विशेष नियमों के अधीन पशुओं को चराने और सीमित रूप में लकड़ी काटने की सुविधा दी जाती है। वनों के अत्यधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इसकी सुरक्षा भी की जाती है। वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का लगभग 1/3 हिस्सा यानी कि 29% रक्षित वन है। अगला है अवर्गीकृत वन। शेष सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो कि सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, इन्हें अवर्गीकृत वनों के अंतर्गत रखा जाता है। इस प्रकार के वनों में लकड़ी काटने और पशुओं को चराने पर सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं है। सरकार इसके लिए शुल्क भी लेती है। कुल वन क्षेत्र का लगभग 17% अवर्गीकृत वन है। बच्चों, बिहार विभाजन के बाद वन विस्तार में बिहार राज्य दयनीय स्थिति में आ गया, क्योंकि वर्तमान बिहार में अधिकतर भूमि कृषि योग्य है। मात्र 6,764.14 हेक्टेयर भूमि में ही वन क्षेत्र बच गया है। इसके अलावा बिहार के 38 जिलों में से 17 जिलों से वन क्षेत्र समाप्त हो गया। कुछ जिलों में वनों की स्थिति थोड़ा बेहतर है, तो कहीं पर सिर्फ झाड़ झुरमुट ही बच गए हैं। आइए बात करते हैं वन और वन्य जीवों के ह्रास के बारे में। बच्चों, वन संपदाओं का ह्रास उपनिवेश काल से ही शुरू हो गया था, क्योंकि अंग्रेजों ने प्रशासनिक एवं व्यापारिक उद्देश्य से रेल मार्गों और सड़क मार्गों का विकास किया, जिसके कारण वनों का विदोहन होने लगा। लेकिन आजादी के बाद से वन एवं वन्य जीवों पर लगातार आक्रमण होने लगा। दरअसल विकास के नाम पर वनों का विनाश होना शुरू हुआ।
के ह्रास का एक बड़ा कारण कृषिगत भूमि का फैलाव है। एक सर्वेक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि में परिवर्तित हो गया। विशेष रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत में जनजातीय क्षेत्र में स्थानांतरित या फिर झूम खेती होने से वनों का ह्रास हुआ। इसके अलावा बड़ी विकास योजनाओं से भी वनों को बहुत नुकसान हुआ। 1952 ईस्वी से नदी घाटी परियोजनाओं के कारण लगभग 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को नष्ट करना पड़ा। इस प्रकार की परियोजनाएं अभी भी चल रही हैं, जिससे वनों के विनाश का क्रम जारी है। वनों और वन्य जीवों के विनाश में पशुचारण भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा ईंधन और अन्य चीजों की आवश्यकता ने जंगलों का विनाश किया है। जैसे जैसे वनों का दामन सिकुड़ा, वैसे वैसे वन और जीवों का आवाज भी कम होता गया। इसके अलावा भोजन सुरक्षा और आनंद के लिए वन्य जीवों का शिकार भी वन्य जीवों के विनाश का एक बड़ा कारण है। आज की स्थिति यह है कि बहुत से वन्य प्राणी लुप्त हो गए या लुप्त होने के कगार पर है। भारत में चीता और गिद्ध इसके उदाहरण हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने वन और वन्य प्राणी, वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार, प्रशासकीय दृष्टि से वनों का वर्गीकरण और वन तथा वन्य जीवों का ह्रास इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा की। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय का अगला भाग पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम वन्य जीवों पर मानवीय प्रभाव, पौधे और प्राणियों की जातियां, वन्य प्राणियों के लिए संरक्षित क्षेत्र तथा समुदाय और वन संरक्षण इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम वन एवं वन्य प्राणी संसाधन नामक अध्याय का अगला भाग पढ़ने वाले हैं। पिछले भाग में हमने वन और वन्य जीव संसाधनों के कुछ प्रकारों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वन्य जीवों पर मानवीय प्रभाव, पौधों और प्राणियों की जातियां, वन्य प्राणियों के लिए संरक्षित क्षेत्र और समुदाय और वन संरक्षण इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों, वन्य जीवों के अधिवास पर प्रतिकूल मानवीय प्रभाव के 3 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण। वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास जंगल, मैदानी क्षेत्र, नदियां, तालाब, वेटलैंड, पहाड़ी एवं तराई आदि हैं। जनसंख्या में हो रहे तीव्र वृद्धि या फिर अनियंत्रित वृद्धि के कारण और औद्योगिक विकास के कारण या फिर शहरीकरण इत्यादि के कारण इन जीवों के आवास पर अतिक्रमण हो रहा है। इसके अलावा यातायात की सुविधाओं में वृद्धि के कारण भी वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण हुआ है। प्राकृतिक निवास के छिन जाने के कारण या फिर उसके दबाव से वन्य जीवों की सामान्य वृद्धि तथा प्रजनन क्षमता में कमी आई है। बच्चों, अगला कारण है प्रदूषण जनित समस्या। बढ़ते प्रदूषणों ने कई समस्याओं को जन्म दिया है, जिसकी वजह से वन और वन्य जीवों का जीवन चक्र गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। इसके अतिरिक्त वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण के कारण भी वन्य जीव धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। बच्चों, अगला कारण है आर्थिक लाभ। रंग बिरंगी तितलियों से लेकर मेढकों, पक्षियों और जंगली जानवरों, जिनमें कछुआ, तोता और अन्य स्थानीय परिंदों का अवैध रूप से व्यापार हो रहा है। आर्थिक लाभ के लिए योजनाबद्ध तरीके से खास प्रजातियों के पेड़ों और जीव जंतुओं को स्थानीय, क्षेत्रीय या राज्य स्तर पर दोहित किए जाने से कई प्रजातियां नष्ट हो गई हैं। चलिए बच्चों, पौधों और प्राणियों के कुछ जातियों के बारे में अध्ययन करते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं सामान्य जाति। ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, साल और चीड़। अगली जाति है संकटग्रस्त जाति। ये वे जातियां हैं जिनका लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। इनमें काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा और पूंछ वाला बंदर आदि शामिल हैं। अगली जाति है सुभेद जाति। इसके अंतर्गत ऐसी जातियों को रखा जाता है जिनकी संख्या लगातार घट रही है। नीली भेड़, एशियाई हाथी तथा गंगा की डॉल्फिन इस प्रकार की जातियों में आते हैं। अगली जाति है दुर्लभ जातियां। इन जातियों की संख्या बहुत कम है और यदि इनका संरक्षण नहीं किया गया तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती हैं। अगली है स्थानिक जातियां। बच्चों, ये ऐसी जातियां हैं जो किसी स्थान विशेष में ही पाई जाती हैं। अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर तथा अरुणाचल के मिथुन इसी वर्ग में आते हैं। अगली जाति है लुप्त जाति। ये वे जातियां हैं जो वर्तमान में दिखाई नहीं देती, अर्थात वर्तमान में ये जातियां लुप्त हो चुकी हैं। एशियाई चीता और गुलाबी सर वाला बतख इसके उदाहरण हैं। संकटग्रस्त वन और वन्य जीवों, पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अन्य कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संस्थान कार्यक्रम चला रही हैं। आइए वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए कुछ संरक्षित क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान की। बच्चों, ऐसे पार्कों का उद्देश्य वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास में वृद्धि और प्रजनन की परिस्थितियों को तैयार करना है। इस तरह के उद्यानों में बाहरी हस्तक्षेप वर्जित होता है, जैसे कृषि कार्य करना, वन उत्पादों को एकत्र करना तथा पशुचारण और निर्माण कार्य करना। हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 85 है। अगला है विहार क्षेत्र या अभयारण्य। यह एक ऐसा सुरक्षित क्षेत्र होता है जहां वन्य जीव सुरक्षित ढंग से रहते हैं। यह निजी संपत्ति भी हो सकती है। इस क्षेत्र में कृषि, वन उत्पाद को एकत्र करने, मछली पकड़ने आदि की सीमित छूट होती है। भारत में इनकी संख्या 448 है। बिहार में बेगूसराय का कांवड़ झील और दरभंगा का कुशेश्वर इसके लिए चिन्हित किए गए हैं। अब बात करते हैं जैवमंडल की। यह वह क्षेत्र है जहां प्राथमिकता के आधार पर जैव विविधता के संरक्षण के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। विश्व के 65 देशों में करीब 243 सुरक्षित जैवमंडल क्षेत्र हैं। भारत में भी इनकी संख्या 14 है। आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं कुछ समुदायों और उनके द्वारा वन संरक्षण की। भारत के कुछ क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय भी सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर वन्य जीवों के आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हुए हैं, क्योंकि इन वनों और वनस्पतियों से दीर्घ काल से ही इन आदिवासियों की आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांवों के लोग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। कई क्षेत्रों में तो लोग वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरवदेव डाकव विहार घोषित किया। यहाँ पर शिकार करना वर्जित है। ये लोग बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के वन्य जीवन को बचाते हैं और सबकी रक्षा करते हैं। इसके अलावा हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में ही सफल नहीं रहा, बल्कि यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधों का प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। पारंपरिक संरक्षण के इन तरीकों से वर्तमान पेड़ों के संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा हुई है। दोस्तों, वर्तमान उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में गौरा देवी के नेतृत्व में कुछ महिलाओं ने 1972 में पेड़ काटने आ रहे ठेकेदारों का विरोध किया था। जब
जब ये ठेकेदार पेड़ों को काटने के लिए आ रहे थे तब ये सारी महिलाएं पेड़ों से जाके चिपक गई और पेड़ों को कटने से बचा लिया। बाद में यह विरोध ही चिपको आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके अलावा महात्मा बुद्ध ने 487 ईसा पूर्व में कहा था कि पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्व जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले पर भी छाया करता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने वन्य जीवों पर मानवीय प्रभावों को देखा, पौधों और प्राणियों की जातियों के बारे में अध्ययन किया, वन्य प्राणियों के लिए संरक्षित क्षेत्रों के बारे में जानते हुए समुदाय और वन संरक्षण के बारे में भी अध्ययन किया। अगली वीडियो में हम इस अध्याय का अगला भाग पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत जीव संरक्षण के कानूनी प्रावधान, वन संपदा और वन्य जीव उपयोगिता, वन्य जीव और जैव विविधता की उपयोगिता तथा महत्व। नमस्कार दोस्तों, आज हम वन एवं वन्य प्राणी संसाधन अध्याय का तीसरा भाग पढ़ेंगे। पिछले भाग में हमने वन और वन्य प्राणियों के बारे में विविध जानकारी प्राप्त की थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जीव संरक्षण के कानूनी प्रावधान, वन संपदा और वन्य जीव उपयोगिता, वन्य जीव और जैव विविधता की उपयोगिता इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बनाए गए नियमों तथा कानूनी प्रावधानों को दो वर्गों में बांट सकते हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय नियम। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जब दो या अधिक राष्ट्र समूह नियम बनाते हैं तो वे अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर 1968 ईस्वी में अफ्रीकी कन्वेंशन, 1971 में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स का कन्वेंशन तथा 1972 में विश्व प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण और रक्षा अधिनियमों की स्थापना की गई। दूसरा वर्ग है राष्ट्रीय नियम। बच्चों, भारत विश्व के उन देशों में से है जिसमें पर्यावरण तथा वन्य जीवन की रक्षा का प्रावधान संविधान में किया गया है। संविधान की धारा 21 के अंतर्गत अनुच्छेद 47, 48 और 51A वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के नियमों की व्याख्या करता है। इसके अलावा वर्ष 1952 में भारतीय वन्य जीव बोर्ड के गठन के बाद वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति सरकार का रुख भी गंभीर हुआ है। इसके अलावा वन्य जीव सुरक्षा एक्ट 1972, नियमावली 1973 और संशोधित एक्ट 1991 के अंतर्गत पक्षियों तथा जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं वन्य जीव और जैव विविधता की उपयोगिता के बारे में। प्राकृतिक आवासीय वातावरण में विकसित होने वाले पौधे और जंतुओं को वन्य जीव कहा जाता है। इस प्रकार पादप और जंतु वन्य जीवों के दो भाग हैं और ये जैवमंडल के विभिन्न अंग भी हैं। ये हमारी धरा पर अमूल्य धरोहर है। वन्य जीव सदियों से हमारे सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनसे हमें भोजन, वस्त्र, खालें, आवास इत्यादि चीजें प्राप्त होती हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले पादप की बात करते हैं। हमारे देश की जलवायु विषम है। वस्तुतः संसार में जितने भी प्रकार की जलवायु है वह सभी जलवायु भारत में देखने को मिल जाती है। यही कारण है कि हमारे देश में अनेक प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इन्हें हम 8 वनस्पतिक क्षेत्रों में बांट सकते हैं। सबसे पहले पश्चिमी हिमालय वनस्पतिक क्षेत्र की बात करते हैं। इसका विस्तार कश्मीर से कुमाऊं तक है।
यहाँ चीड़, देवदार और कोणधारी वृक्षों का फैलाव है। अगला है पूर्वी हिमालय वनस्पतिक क्षेत्र। यहाँ ऊख, छोटी बेंत तथा फूलों वाले सदाबहार वृक्ष मिलते हैं। फिर है असम वनस्पतिक क्षेत्र। यह ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटी के बीच स्थित है। यहाँ सदाबहार वनों के बीच घने बांसों एवं लंबी घासों के झुरमुट मिलते हैं। अगला है सिंधु मैदान वनस्पतिक क्षेत्र। इस क्षेत्र में पंजाब, पश्चिमी राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात शामिल है। बबूल, नागफनी, खेजरी तथा ओक आदि यहाँ के मुख्य पौधे हैं। इसके अलावा गंगा की मैदानी वनस्पतिक क्षेत्र, अरावली से बंगाल और उड़ीसा के बीच के क्षेत्र इसमें आते हैं। यहाँ दूर दूर बांस, साल, खैर और तेंदू के वृक्ष पाए जाते हैं। दक्षिण का पठारी वनस्पतिक क्षेत्र, इसमें पूरा दक्षिण का पठारी क्षेत्र शामिल किया जाता है। यहाँ पतझड़ वाले वृक्ष और झाड़ियां पाई जाती हैं। अगला है मालाबार वनस्पतिक क्षेत्र। इसमें पश्चिमी तटीय क्षेत्र को रखा गया है। यहाँ गरम मसाले, सुपारी, नारियल, रबर तथा चाय और कॉफी के वृक्ष मिलते हैं। इसके बाद है अंडमान वनस्पतिक क्षेत्र। यहाँ पर सदाबहार, अर्ध सदाबहार और समुद्र तटीय जंगलों को रखा जाता है। अब बात करते हैं जंतु की। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कोलकाता के सर्वेक्षण के अनुसार हमारे यहाँ पर 89,451 जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से कई लुप्त होने के कगार पर हैं। इनके संरक्षण के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिसके लिए 89 उद्यान तथा 400 वन्य प्राणी उद्यानों का विकास किया गया। इसके अंतर्गत सम्मिलित रूप से 1.56 लाख किलोमीटर क्षेत्रफल है। बच्चों, हमारा देश जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सर्वाधिक समृद्ध देशों में से एक है। इसकी गणना विश्व के 12 विशाल जैविक विविधता वाले देशों में की जाती है। यूनेस्को के सहयोग से भारत में 14 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। बच्चों, राष्ट्र के स्वस्थ जैव मंडल एवं जैविक उद्योग के लिए समृद्ध जैव विविधता अनिवार्य है। जैव विविधता से आप परोक्ष एवं अपरोक्ष लाभ उठाते हैं। जैव विविधता हमारे लिए भोजन, रेशें, रबड़ और लकड़ियों का साधन है। बच्चों, भारत में 33% पुष्पीय पौधे भारतीय मूल के हैं। इसी प्रकार 53% स्वच्छ जल मछली पाई जाती है। इसके साथ साथ 30% रेंगने वाली प्रजाति तथा 10% स्तनपायी प्रजातियां पाई जाती हैं। इन सभी पादपों और जीवों का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और आगे भी रहेगा। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम वन और वन्य जीवों का संरक्षण करें तथा सरकार को भी मदद करें। आइए अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानते हैं। बच्चों, विश्व की 1 लाख कीट पतंगों की जातियों में से 60,000 जातियां भारत में हैं। आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयां पादप, जंतु और खनिजों से ही तैयार की जाती है। आयुर्वेद भारतीय इलाज पद्धति है जो कि विश्व की प्राचीन पद्धतियों में से एक है। इसके अलावा हमें यह भी जानना चाहिए कि भारत वन विकास में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को वेटलैंड कहा जाता है। हमने उत्तराखंड में हुए चिपको आंदोलन के बारे में जाना था। उसमें हमने यह भी जाना था कि किस तरह गौरा देवी के नेतृत्व में अन्य महिलाओं ने पेड़ों से चिपककर पेड़ों को कटने से बचाया था। इसी तरह राजस्थान की अमृता देवी ने भी 1731 में राजा के आदेश को दरकिनार कर वनों से लकड़ी काटने वालों का विरोध किया था। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने जीव संरक्षण के कानूनी प्रावधानों को जाना, वन संपदा और वन्य जीवों की उपयोगिता के बारे में चर्चा की, वन्य जीव और जैव विविधता की उपयोगिता के बारे में भी अध्ययन किया।
और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।